हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज है 12th क्लास की फिजिक्स और चल रहा है बच्चों चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, दैट इज डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। और इस चैप्टर का बच्चों आज रहेगा लेक्चर नंबर 2 यानी दूसरा व्याख्यान है बच्चों आज। और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत अच्छा सा टॉपिक जिसको हम फोटॉन कहते हैं। तो आज हम फोटॉन पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। अब बात ये उठती है या प्रश्न ये उठता है बच्चों के सर हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ें हम फोटॉन को। तो इसके लिए हमें बच्चों एक कहानी सुनानी पड़ेगी। धैर्य रखिए। अब आप कहेंगे सर आप पढ़ाने आए थे कहानी सुनाने आए थे। अरे कहानी में भी आनंद आएगा बच्चों। तो होता क्या है बच्चों, जैसे आप कोई मूवी देखने जाते हैं, 2.5-3 घंटे की मूवी होती है और आपका फ्रेंड आपसे पूछता है कि अरे यार तू आज ये मूवी देख के आया था, उसकी स्टोरी सुना दे। तो आप 5 मिनट में उसकी स्टोरी सुना देते हैं, जबकि आपने 3 घंटे वहाँ अपने वेस्ट किए थे। तो मैं एक कहानी जो सुना रहा हूँ बच्चों बहुत संक्षेप में सुनाऊंगा, जिससे हमें ये पता लगेगा कि ये फोटोन कहाँ से आया और हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं, इससे हमें क्या फ़ायदा मिलेगा। तो बच्चों क्योंकि इंसान की फितरत होती है कि वो सबसे पहले फ़ायदे नुकसान की बात सोचता है, तो हम पहले इसकी कहानी सुन लें फिर फोटोन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पहले हम ये देखना चाह रहे हैं कि फोटोन कहाँ से आया, क्या है। ठीक है, तो देखें बच्चों आपको पता है कि एक हिस्ट्री की बात कर लेते हैं, पूर्व इतिहास की बात कर लेते हैं, फिजिक्स के इतिहास की बात कर लेते हैं कि प्रकाश को जानने की, यानी प्रकाश यानी लाइट। अब बच्चों में इंग्लिश में लिखूंगा कहानी जल्दी हो जाए क्योंकि इंग्लिश में जल्दी लिख जाता है। प्रकाश यानी लाइट को समझने के लिए वैज्ञानिक बहुत उत्सुक थे। तो सन 1675 में बच्चों सबसे पहले लाइट के बारे में बताया गया, किसके द्वारा, न्यूटन के द्वारा। और उन्होंने एक सिद्धांत दिया, न्यूटन्स कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी, न्यूटन का कण का सिद्धांत। इस थ्योरी में क्या माना गया था बच्चों कि जो प्रकाश है, जो लाइट है, वो एक कणों के रूप में चलती है, यानी कण प्रकृति की बात कही थी, कण के रूप में चलती है, यानी पार्टिकल, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया था, कॉर्पस्कल्स। ठीक है ना, संक्षेप में बात कर रहे हैं। और इस आधार पर बच्चों किस किस की व्याख्या हो गई थी, परावर्तन की घटना की, यानी रिफ्लेक्शन, और अपवर्तन की घटना की। ठीक है, ठीक 3 साल बाद 1678 में हाइगेंस ने अपनी थ्योरी दी, हाइगेंस वेव थ्योरी, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, जिसे आपने चैप्टर नंबर 10 में पढ़ा। तो हुआ क्या था बच्चों कि सन 1801 में यंग ने एक डबल स्लिट द्विरेखा छिद्र प्रयोग किया था, जिसमें व्यतिकरण की घटना सामने आई थी। बहुत संक्षेप में बात कर रहे हैं बच्चों, यानी इंटरफेरेंस। हुआ क्या था कि 1675 में न्यूटन ने कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी दी और उन्होंने ये बताया कि जो प्रकाश है वो कणों के रूप में चलता है, जिनको हम कॉर्पस्कल्स कहते हैं। और 1678 में हाइगेंस ने बताया कि नहीं, प्रकाश कण के रूप में नहीं, तरंग के रूप में चलता है। उन्होंने क्या बताया, तरंग के रूप में चलता है। लेकिन उनकी बात इस समय नहीं मानी गई और इन दोनों घटनाओं की व्याख्या इससे होती रही। लेकिन जैसे ही 1801 में व्यतिकरण की परिघटना सामने आई, तो इस घटना को समझाने में, एक्सप्लेन करने में न्यूटन्स कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी फेल हो गई। फिर इसको हाइगेंस की वेव थ्योरी के आधार पर ही इसकी व्याख्या की जा सकी, यानी अगर प्रकाश को तरंग मान के चलें तो हमने व्यतिकरण की व्याख्या कर दी। उस समय के बाद, यानी इस सन के बाद, फिर वैज्ञानिक इनकी बात को सही मानने लगे।
न्यूटन की जो थ्योरी थी बच्चों 100 वर्षों से भी अधिक समय तक सही मानी जाती रही, क्योंकि उस समय ये परघटनाएं नहीं थीं। 2 परघटनाएं हमारे सामने थीं, या और जो भी थीं, जैसे प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, तो उनकी व्याख्या इससे हो रही थी और न्यूटन की बात को सही माना जाता रहा। और उनके उसी लगभग उसी मतलब 3 वर्ष का ही अंतर था, यानी 17वीं शताब्दी में ही 3 वर्ष बाद ही इन्होंने अपनी वेव थ्योरी दी थी, लेकिन इनकी बात को तवज्जो नहीं दी गई, इनकी बात नहीं मानी गई थी बच्चों। लेकिन इस घटना के बाद, बहुत संक्षेप में सुना रहा हूँ, अगर आपको पूरी डिटेल चाहिए बच्चों तो हमारे पिछले चैप्टर का यानी चैप्टर नंबर 10th का फर्स्ट लेक्चर देखिए, चैप्टर नंबर 10th का लेक्चर नंबर 1, जिसमें ये बताया जाएगा कि आखिर हुआ क्या था, पूरा इतिहास उसमें मौजूद है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, और कम से कम 2 घंटे का वीडियो है। और मैं एक काम और करूँगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वाले लेक्चर का, इस वीडियो का मैं लिंक भेज दूँगा, जिससे आप अगर इच्छा है, अगर आप और उत्सुक हैं इसको समझने के लिए, तो इस लिंक को क्लिक करके इस लेक्चर को देखें तो पूरी तस्वीर सामने आ जाएगी। तो 1678 में इनकी बात नहीं मानी गई, लेकिन 1801 के बाद बहुत सारी घटनाएं आई बच्चों। 1801 में व्यतिकरण की घटना आई और तरंग प्रकृति को सही माने जाने लगा कि प्रकाश तरंग के रूप में चलता है, यानी वेव की फॉर्म में चलता है, और इन्होंने माना था कि पार्टिकल की तरह चलता है। अब इसके बाद क्या हुआ कि 1873 में 1873 में मैक्सवेल ने अपनी इक्वेशंस के आधार पर विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत दिया। मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, शॉर्ट में लिख दूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत, इसको क्या कहेंगे, विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत। और इसमें ये पाया गया कि जो, वैसे बहुत सारी बातें हैं अगर डिस्कस की जाए तो, यहाँ ये पाया गया कि प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है और नेचर में अनुप्रस्थ होती है, अनुप्रस्थ विद्युत चुम्बकीय तरंग है। तो इस बात पर मोहर लग गई कि प्रकाश में तरंग प्रकृति होती है, यानी हाइगेंस की थ्योरी और भी मजबूत हुई। न्यूटन्स फेल होते जा रहे हैं बच्चों, ठीक है ना। तो कहना चाहिए कि जो हाइगेंस वेव थ्योरी थी, जो भले ही 1678 में आई, लेकिन मैक्सवेल्स की वेव थ्योरी ने उसको और मजबूत कर दिया और ये माना जाने लगा, क्योंकि वैज्ञानिक बड़ा कंफ्यूज थे कि लाइट को कण की तरह माने या लाइट को तरंग की तरह माने। तो बहुत सारी घटनाएं आई बच्चों, बहुत सारी घटनाएं आई। जैसे व्यतिकरण के बाद आपने विवर्तन पढ़ा, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, इन सब की व्याख्या इस आधार पर हो गई। अब इसको हटा देते हैं, चलो बना रहने दो। इन सब घटनाओं की व्याख्या हाइगेंस की वेव थ्योरी यानी तरंग सिद्धांत से हो गई। किससे हो गई? तरंग सिद्धांत से। अगर उसको हम तरंग मान के चलें प्रकाश को, तो 19वीं शताब्दी के अंत तक, कहाँ की बात कर रहे हैं बच्चों? 19वीं शताब्दी के अंत तक। 18वीं शताब्दी तक तो न्यूटन्स की कॉर्पस्कुलर थ्योरी सही मानी जाती रही, लेकिन 19वीं शताब्दी में हाइगेंस वेव थ्योरी लागू हो गई और ये पीछे चली गई। तो हाइगेंस वेव थ्योरी यानी प्रकाश तरंग के रूप में चलता है, फ्रंट पर आ गई थी बच्चों 19वीं शताब्दी में। लेकिन बच्चों हुआ क्या कि 19वीं शताब्दी में हाइगेंस की ये वेव थ्योरी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, जो कि ये शो कर रही थी कि प्रकाश तरंग के रूप में चलता है, तभी 19वीं शताब्दी के बाद के दशकों में, जो लास्ट के ईयर्स थे, जो लास्ट के दशक थे, उनमें बहुत सारे प्रयोग हुए जिनमें ऊष्मा से रिलेटेड हुए, ऊष्मागतिकी बनी। और आपने जैसे ऊष्मी विकिरण पढ़ा, आपने कृष्ण का विकिरण पढ़ा, 11th में आपने पढ़ा ब्लैक बॉडी रेडिएशन, कृष्ण का विकिरण, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। कहानी सुना रहे हैं बच्चों, बहुत संक्षेप में सुना रहा हूँ। 19वीं शताब्दी के अंत में
कृष्ण का विकिरण देखा गया कि जो कृष्ण का है वो अपने ऊपर पड़ने वाले सभी विकिरणों का अवशोषण कर लेती है और उच्च ताप तक गर्म करने पर सभी विकिरणों का उत्सर्जन कर देती है और किसी भी टेम्परेचर पर उसमें शून्य से लेकर अनंत तक सभी तरंग दैर्ध्य के विकिरण मौजूद होते हैं, उपस्थित होते हैं। इसकी व्याख्या इस सिद्धांत से नहीं हो पा रही थी, तो प्लैंक ने अपनी एक नई थ्योरी को जन्म दिया। सन 1900 में क्या आया? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। अब यहीं से निकल के आएगा फोटोन। देखो बच्चों, 19वीं शताब्दी के अंत तक वैज्ञानिक बड़ा कंफ्यूज रहे थे, तो वो निश्चिंत इन घटनाओं की व्याख्या जब तरंग सिद्धांत से हो गई तो वैज्ञानिकों को तसल्ली हुई कि यार बड़े दिनों से चक्कर में थे कि कण माने कि तरंग माने। जब इन परिघटनाओं के आधार पर उन्हें विश्वास हो गया कि अब हमें किसी चिंता की ज़रूरत नहीं है, प्रकाश तरंग के रूप में चलता है। लेकिन बच्चों, जब मैक्सवेल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की पुष्टि हर्ट्ज ने सन 1887 में, हर्ट्ज विद्युत चुम्बकीय तरंगों का उत्पादन कर रहे थे। ये विद्युत चुम्बकीय तरंगों वाले चैप्टर में मैंने पढ़ाया है। विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पादित करके इस थ्योरी को उन्होंने प्रूव किया था कि मैक्सवेल की बात सही है। ठीक है ना, विद्युत चुम्बकीय तरंगों का उत्पादन हर्ट्ज ने किया था और इस थ्योरी पर मोहर लगा दी थी। तो यहीं से भाई आत्महत्या शुरू हो गई। 1887 से ही आत्महत्या किसकी? तरंग सिद्धांत की। कहने का मतलब है कि कोई एक वैज्ञानिक अमृत बनाना चाह रहा था कि उसे पीकर हम कभी मरेंगे नहीं। तो वहाँ दो चीज़ें बनी, एक अमृत और एक जहर। तो बाई चांस अब वो ये डिसाइड नहीं कर पाए कि ये अमृत है कि ये जहर है। पी के देखा, पता लगा जहर पी लिया। खोज कर रहे थे अमृत की और पी गए जहर, बने दोनों। तो आत्महत्या हुई। हर्ट्ज ने विद्युत चुम्बकीय तरंगों का, तरंग के प्रकाश तरंग है इसकी पुष्टि कर रहे थे 1887 में विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पादित करके। लेकिन वहीं ये देखा गया बच्चों कि हुआ क्या था कि विसर्जन नलिका के कैथोड पर जब परावैंगनी विकिरण डाला गया तो देखा कि जो स्पार्क था वो बढ़ गया। वहीं से प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना उत्पन्न हुई। और प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना जब आई, लेकिन बच्चों पूरी तरीके से नहीं आई थी। वैज्ञानिक वहाँ ये नहीं समझ पा रहे थे प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव का बीज यहीं पड़ गया था सन 1800 शताब्दी में। और जबकि 19वीं शताब्दी के अंत तक, यानी 1899 तक, कहाँ तक? 1899 तक वैज्ञानिक बड़े खुश थे कि अब तो हम लाइट को वेव ही मानेंगे। ठीक है ना बच्चों? लेकिन 1887 में जो प्रकाश विद्युत प्रभाव देखा गया, लेकिन तब ये नहीं समझ पा रहे थे कि ये प्रकाश विद्युत प्रभाव क्लियर नहीं हो रहा था कि ये क्या हो रहा है। तो बहुत सारे वैज्ञानिकों ने प्रेक्षण किए थे। संक्षेप में सुना रहा हूँ। लेनार्ड, हॉलबॉस और मिल्कन, इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉनों की खोज हो गई बच्चों, जब इलेक्ट्रॉनों की खोज हुई तब ये पता लगा कि ये प्रकाश जब गिराया जाता है धातु पर तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, तब ये प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना आई थी। लेकिन उसकी व्याख्या नहीं हो पा रही थी, इसलिए ये इस पर मोहर लगी हुई थी कि तरंग है। लेकिन 19वीं शताब्दी के अंत में जब ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बात आई, तब वो तरंग सिद्धांत से इसकी भी व्याख्या नहीं हो पाई। तो प्लैंक ने एक नई थ्योरी निकाली जिसको प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कहते हैं, और यहीं से क्वांटम और फोटोन का जन्म हुआ। इन्होंने बच्चों अपनी थ्योरी से इन्होंने ये माना कि प्लांक, अभी डिटेल में बताऊंगा, इन्होंने फिर पार्टिकल नेचर पर आ गए, इसकी व्याख्या कर दी। और 1905 में, यानी 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही आइंस्टीन ने प्रकाश, ऐसे लिख देते हैं, आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की भी व्याख्या कर दी। तो वैज्ञानिक ये सोचने लगे कि यार ये तो बड़ा चक्कर है कि अब फिर हम कण की तरह माने उसको।
लेकिन ये कण न्यूटन की थ्योरी के कण से अलग था, ठीक है ना। तो इसके बारे में अब शुरुआत करेंगे फोटोन से। तो हम फोटोन क्यों पढ़ रहे हैं बच्चों? क्योंकि इतनी परघटनाओं की व्याख्या तो प्रकाश को तरंग मान के हो गई, यानी पार्टिकल नेचर से हो गई। उसको अगर पार्टिकल माने और जैसे ही प्रकाश वैद्युत प्रभाव या ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बात आई तो वेव नेचर वहाँ पर फेल हो गई। तो नई थ्योरी का जन्म हुआ जिसे कहते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो इसी थ्योरी को अब पढ़ेंगे तो फोटोन समझ में आ जाएगा। तरंग सिद्धांत न इसकी व्याख्या कर सकता है न इसकी व्याख्या कर सकता है। प्लांक ने इसकी व्याख्या बच्चों कब कर दी थी? कृष्ण का विकिरण की सन 1900 में एक्सप्लेन कर दिया था इस थ्योरी से। इसी को बेस बनाकर, इसी थ्योरी को आधार बनाकर आइंस्टीन ने इसकी व्याख्या की थी। तो फिर ये निष्कर्ष निकला कि भाई लेकिन ये थ्योरी जिसमें कण माना गया है इनकी व्याख्या नहीं कर पाती है। तो फिर ये विचार बनाया गया। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव है उसका जन्म 1887 से होने लगा था और इसी प्रयोग ने तरंग सिद्धांत की पुष्टि की थी। लेकिन इसी प्रयोग से प्रकाश वैद्युत प्रभाव भी निकला था जो कि तरंग सिद्धांत को फेल कर रहा है। तो हो गई ना आत्महत्या, सुसाइड। तो अब बच्चों बात ये आती है कि इसकी व्याख्या करने के लिए फिर लौट के हमें उसको कण प्रकृति पर जाना पड़ा। ओके, हाँ। तो बच्चों निष्कर्ष ये निकला कि वैज्ञानिकों ने फिर ये माना कि प्रकाश में दोनों प्रकृति हैं। कभी वो कण की तरह व्यवहार करता है और कभी तरंग की तरह व्यवहार करता है, यानी उसमें दोनों नेचर होती हैं, पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी। यानी एक बात और ध्यान रखनी है कि ये एक सिक्के के दो पहलू हैं, जैसे हेड एंड टेल होते हैं एक सिक्के में। अगर हेड ऊपर आ गया तो टेल दिखाई नहीं देगा, टेल ऊपर आ गया तो हेड दिखाई नहीं देगा। इसी तरीके से जब प्रकाश कण प्रकृति का प्रदर्शन कर रहा होता है, जब प्रकाश कण की तरह व्यवहार कर रहा होता है तब उसका तरंग रूप दबा हुआ होता है, और जब तरंग की तरह व्यवहार कर रहा होता है तो उसका कण प्रभाव दबा हुआ होता है। लेकिन होती उसमें दोनों नेचर हैं। वैज्ञानिकों को ये बात माननी पड़ी, इसी में संतुष्टि करनी पड़ी। तो अब हम फोटोन पढ़ने जा रहे हैं, जो कि कहाँ से फोटोन का जन्म हुआ? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, जिसकी ये थ्योरी क्यों बनाई गई थी? कृष्ण का विकिरण को एक्सप्लेन करने के लिए, और इसी को आधार मानकर प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या हुई। और भी घटनाएं हैं बच्चों, जैसे कॉम्पटन प्रभाव, कॉम्पटन इफेक्ट, इसकी भी व्याख्या इसी थ्योरी से हो पाई, कण की तरह ट्रीट करके, फोटोन मान करके, कॉम्पटन इफेक्ट। चलिए, बहुत सारी बातें हैं। अब ये पता लग गया आपको कि हम ये क्यों पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। बड़ा उलट पुलट रहा मामला कि कभी तो कण मानो, कभी तरंग मानो, फिर लौट के आगे के कण मान लो। तो निष्कर्ष ये निकला कि दोनों ही मान लो, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं कि फोटोन क्या है, जो कि इस थ्योरी से आएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ तो बच्चों, अभी इस तरीके से देखा कि प्रकाश में दोनों गुण हैं, यानी कण की तरह भी व्यवहार करता है और तरंग की तरह भी व्यवहार करता है। इसीलिए इस चैप्टर का नाम है बच्चों विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। तो अभी हमने क्या बता दी? विकिरण, विकिरण यानी लाइट, लाइट विकिरण का ही हिस्सा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होते हैं वो विकिरण हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का ही एक हिस्सा दृश्य प्रकाश होता है। तो प्रकाश की बात करें तो प्रकाश क्या हुआ बच्चों? एक द्वैत प्रकृति रखता है, कण की भी और तरंग की भी। इसी को कहते हैं विकिरण की द्वैत प्रकृति। अब द्रव्य की द्वैत प्रकृति और रह गई, चैप्टर में दोनों है ना, विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। उसको हम आगे पढ़ेंगे, जब विकिरण का पोर्शन समाप्त हो जाएगा उसके बाद पढ़ेंगे कि द्रव्य की द्वैत प्रकृति क्या होती है। तो चलिए, अब हम फिर मानने लगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अनुसार प्रकाश तरंग के रूप में नहीं चलता। जैसे ये कोई सोर्स है, मान लीजिए सूर्य ही है, सन, तो यहाँ से ये माना गया था कि प्रकाश, वेव थ्योरी में क्या माना गया था कि प्रकाश कैसे आता है? तरंग के रूप में।
यही तो माना गया था। प्रकाश कैसे बिहेव करता है एज अ वेव। ये थी वेव थ्योरी, तरंग सिद्धांत। लेकिन प्लांक ने ये माना कि प्रकाश एक कंटिन्यूअस वेव के रूप में नहीं चलता। सॉरी बच्चों, बहुत शोर हो रहा है, सॉरी। कि प्रकाश एक तरंग के रूप में न चलकर प्रकाश का उत्सर्जन और अवशोषण जो भी है ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स या बंडलों के रूप में होता है। तो बच्चों थ्योरी सुनते जाइए, पूरा नोट्स आपको पीडीएफ फाइल में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना और कॉपी पर नोट्स बना लेना। प्रकाश तरंग के रूप में न चलकर ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों यानी पैकेट्स के रूप में चलता है। यानी कैसे चलता है? ये तो थी वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग, तरंग के रूप में। अब पैकेट्स के रूप में चलने का मतलब हुआ कि जैसे देखिए एक पैकेट ये ऐसे आ रहा है प्रकाश, ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में चल रहा है, समझ रहे हैं ना? दूर दूर बना लें, नहीं तो ये भी तरंग सी लगने लगी। ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में, इन्हीं को क्या नाम दिया गया? क्वांटा या क्वांटम। ये थी क्वांटम थ्योरी, ठीक है। और ये क्या है? फोटॉन्स। अब यहाँ बताते हैं फिर कि जो रेडिएशन है उसका उत्सर्जन यानी जो विकिरण है वो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में होता है। हाँ बच्चों, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ, थोड़ा कोई मिलने आ गए थे, मैं वहाँ चला गया था। तो हम कहाँ पर थे बच्चों? हम ये कह रहे थे कि जो जब ब्लैक बॉडी रेडिएशन का एक्सप्लेनेशन हो रहा था तो प्लांक्स ने जो एक थ्योरी की कल्पना की थी, जो एजम्पशंस किए थे रेडिएशन के बारे में, जो विचार बनाया था वो ये था कि एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं। तो उन्होंने इनको क्या नाम दिया था इन पैकेट्स को? जैसे ये पैकेट है, फिर यहाँ बनाते हैं एक पैकेट, ये ऐसे होता है, डिस्क्रीट, कंटिन्यूस नहीं होता। इनको उन्होंने क्वांटम नाम दिया था। क्या नाम दिया था इन बंडलों को? क्वांटम। अब आप कहेंगे सर हमने तो किताब में क्वांटा पढ़ा है, हमने तो ये पढ़ा है क्वांटा कहते हैं। तो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है बच्चों। ये एक वचन है, ये बहुवचन है। क्वांटम को हम बहुवचन कहें यानी एक क्वांटम, तो ये बहुत सारे क्वांटम, तो उनको कह देंगे क्वांटा। प्लूरल हो गया, बहुवचन हो गया क्वांटा। अब इस पैकेट की जो एनर्जी होती है वो होती है, यानी एक फोटोन कितनी एनर्जी ले जाता है? E = h², ठीक है। अब h क्या है यहाँ पर? प्लैंक्स कांस्टेंट। h क्या है? प्लांक नियतांक, PLANCKS, प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है बच्चों 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है। न्यू क्या है? उस विकिरण की या रेडिएशन की आवृत्ति। ये थ्योरी किसने दी थी बच्चों? प्लैंक्स ने दी थी। तो अब जैसे आइंस्टीन ने इसका सहारा लेकर प्रकाश वैद्युत प्रवाह की व्याख्या की, तो इस क्वांटम को अगर हम प्रकाश के केस में बात करें, मतलब विद्युत चुम्बकीय जो रेडिएशन है, जो विकिरण है, उसमें हम केवल दृश्य प्रकाश या प्रकाश की जैसे बात करें, तो इसी क्वांटा को उन्होंने क्या नाम दिया? फोटोन। आइंस्टीन ने इनको क्या कहा? एनर्जी के पैकेट को फोटोन। और इसी आधार पर व्याख्या की थी जो आगे आएगी। अभी केवल फोटोन के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि इस फोटोन को जाने बिना आगे कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला है बच्चों। अब अगर
आपको पता है कि न्यू इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा होता है, आवृत्ति बराबर प्रकाश की चाल बटे तरंग दैर्ध्य। तो E इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इससे ये पता लगता है कि एनर्जी को अगर वेवलेंथ के पदों में लिखें तरंग दैर्ध्य के, तो hc अपॉन लैम्डा, जहाँ लैम्डा क्या है, c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट यानी प्रकाश की चाल। इतना तो बच्चों इंग्लिश समझ जाएंगे, प्रकाश की चाल, और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य किसकी, विकिरण की, जो भी विकिरण अवशोषित या उत्सर्जित हो रहा है। लैम्डा है तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ लाइट या रेडिएशन, रेडिएशन कह लो, या यहाँ पर चर्चा लाइट की हो रही है तो लाइट कह लो, ठीक है, लाइट कह लो या रेडिएशन कह लो। तो h की वैल्यू प्लैंक्स कांस्टेंट, c ये आवृत्ति, c स्पीड ऑफ लाइट, लैम्डा तरंग दैर्ध्य, यानी अब बंडलों के रूप में चल रहा है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो रेडिएशन है वो तरंग के रूप में न चलकर एक फोटॉन्स की बौछार के रूप में हो रहा है। यानी जैसे ये सोर्स है, जैसे बरसात होती है तो ये फोटॉन्स आ रहे हैं, जैसे बरसात में बूंदें आती हैं, कोई धार नहीं आती बच्चों, टंकी खोलते हो तो पानी की धारा बन जाती है, कंटिन्यूस हो गया। और बारिश में खड़े हो जाओ तो बारिश में क्या है, बूंदें गिरती हैं, तो ये बौछार है किसकी, फोटॉन्स की, यानी जो रेडिएशन आ रहा है वो फोटॉन्स की बौछार के रूप में आ रहा है। तो रेडिएशन क्या है, एक तरीके से फोटॉन्स की बौछार है, क्वांटम की बौछार है, क्वांटा की बौछार है। तो इसी थ्योरी के आधार पर बात करेंगे, लेकिन अभी बात पूरी नहीं हुई है। इस फोटोन में क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं, उनको भी समझना है, लेकिन उससे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। हाँ तो बच्चों अब इसके गुणों के बारे में बात कर लेते हैं, या ये कह सकते हैं कि इसकी कुछ अतिरिक्त जानकारी लेते हैं। जैसे ये जो फोटोन है बच्चों, क्या हुआ, एक मूल कण हुआ जो कि बोसोन वर्ग में आता है। जब आप आगे पढ़ेंगे तो कई प्रकार के मूल कण होते हैं जिनका वर्गीकरण किया गया है, जैसे इलेक्ट्रॉन, लेप्टॉन होता है। जैसे कणों का वर्गीकरण करेंगे जब आप, सॉरी बच्चों, जब कणों का, मूल कणों का वर्गीकरण किया जाएगा तो बहुत टाइप के मूल कण आपको पढ़ने को मिलेंगे आगे चल के, जैसे कि म्यूऑन, पाइऑन, बोसॉन्स, लेप्टॉन्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो फोटोन है वो क्या है, बोसॉन वर्ग का मूल कण है। ठीक है, तो और ये करता क्या है बच्चों, ये है क्या, एनर्जी का पैकेट। तो प्रकाश विकिरण के ऊर्जा के बंडल या पैकेट, that is bundle or packets of energy, पैकेट ऑफ एनर्जी को फोटोन कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। ऊर्जा का जो बंडल है, फोटोन या क्वांटा कह लें, ये बात बताई थी। निर्वात में इनकी चाल प्रकाश की चाल के बराबर होती है बच्चों। निर्वात में फोटॉन्स 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी ये क्या है, प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट से चलते हैं।
ये बच्चों एक हो सकता है कि इन गुणों को मैं एक क्रम से नहीं समझा पा रहा हूँ, लेकिन नोट्स में मैं एक विधिवत तरीके से क्रम में ही लिखूँगा, अभी आप समझते चलें। प्रत्येक फोटोन की जो ऊर्जा है यानी जो एनर्जी का पैकेट है, जो अभी हमने बताया था कि एक पैकेट ये, एक पैकेट ये, एक पैकेट ये, जो ऊर्जा के बंडल हैं यही फोटोन्स हैं। तो प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा, प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है बच्चों? E बराबर एच न्यू या एच सी अपॉन लैम्डा होती है। न्यू क्या है? विकिरण की आवृत्ति, और लैम्डा क्या है? तरंग दैर्ध्य। ये बात अभी बताई थी। अब देखें, ये जो फोटॉन्स हैं बच्चों, ये जो एनर्जी के पैकेट्स हैं, जो बंडल हैं, वो पदार्थिक कणों से, जो मटेरियल पार्टिकल्स हैं, उनसे टकरा सकते हैं, उनसे अवशोषित हो सकते हैं और नए फोटोन भी उत्पन्न हो सकते हैं। यानी फोटॉन्स जो फोटॉन्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं बच्चों? कहना चाहिए पदार्थिक कणों, यानी मटेरियल पार्टिकल या मैटर पार्टिकल, मैटर पार्टिकल्स से संघट्ट कर सकते हैं। कोलिजन, संघट्य ऐसे लिख लो, संघट्य, यानी कोलिजन कर सकते हैं। और ये जो कोलिजन है, ये संघट्य, ये जो कोलिजन है, जो टक्कर है बच्चों, यानी फोटोन टकराया पार्टिकल से, पदार्थ के पार्टिकल से, तो और ये कोलिजन, ये तो भाई एनर्जी का पार्टिकल है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी है। ये पदार्थ के जो पार्टिकल हैं उनमें द्रव्यमान होता है, उनकी बात हो रही है। और ये कोलिजन पूर्णतः प्रत्यास्थ होते हैं बच्चों। फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा था प्रत्यास्थ संघट्य, पूर्णतः प्रत्यास्थ होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इस बात का क्या अर्थ है? इस पॉइंट का क्या मतलब है कि ये कोलिजन पूर्णतः प्रत्यास्थ हैं? यानी जो सिस्टम का, जब ये फोटोन किसी मटेरियल पार्टिकल से टकराया, किसी मैटर पार्टिकल से टकराया, तो फोटोन और मैटर पार्टिकल ये बन गया सिस्टम। तो पूरे निकाय का जो प्रारंभिक संवेग है, यानी प्रारंभिक संवेग, यानी संवेग संरक्षित रहेगा और गतिज ऊर्जा भी संरक्षित रहेगी। प्रत्यास्थ का मतलब क्या हुआ? संवेग संरक्षित रहेगा। एक सेकंड बच्चों, संवेग संरक्षित होगा, संक्षेप में लिख रहा हूं, यानी इनिशियल मोमेंटम, प्रारंभिक संवेग ऑफ द सिस्टम, ज़्यादा बात नहीं लिख रहा है, इक्वल्स टू फाइनल, यानी टक्कर के बाद फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। सिस्टम नहीं लिख रहा हूँ मैं, आप समझ जाएंगे, पूरे सिस्टम की बात हो रही है। यानी प्रारंभिक संवेग बराबर अंतिम संवेग, हिंदी में लिख लेना आप। गतिज ऊर्जा संरक्षित रहेगी। गतिज ऊर्जा कैसी रहेगी? संरक्षित, यानी कोई भी लॉस नहीं होगा गतिज ऊर्जा में। यानी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, यानी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, यानी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, यानी प्रारंभिक निकाय की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा बराबर निकाय की फाइनल, यानी अंतिम गतिज ऊर्जा। यानी टक्कर से पहले जितनी गतिज ऊर्जा थी
उतनी ही टक्कर के बाद भी रहेगी, और टक्कर से पहले पूरे सिस्टम का जितना संवेग था, टक्कर के बाद भी पूरे सिस्टम का संवेग उतना ही रहेगा। तो ये कोलिजन कैसा होगा बच्चों? कैसा होगा? कंप्लीटली इलास्टिक, पूर्णतः प्रत्यास्थ। एक बात और बतानी थी, छठा पॉइंट यहाँ लिख दूं बच्चों, इनका विराम द्रव्यमान शून्य होता है। इनका विराम द्रव्यमान शून्य होता है। इसका अर्थ क्या है बच्चों? कि हम इनको विराम में नहीं ला सकते। फोटोन को, किसी भी फोटोन को हम चाहे रेस्ट में ले आएं, विराम अवस्था में ले आएं, नहीं कर सकते। इनका विराम द्रव्यमान शून्य होता है, यहीं लिख जाएगा है। ठीक है। अब 7वां पॉइंट यहाँ लिख देता हूँ। अगर संवेग की बात करें बच्चों कि संवेग कितना होगा, तो इनका जो संवेग है p, यानी मोमेंटम इन फोटॉन्स का, वो होता है h/λ। p बराबर h/λ होता है बच्चों। लैम्बडा उस विकिरण की तरंग दैर्ध्य है। ठीक है। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लें। हाँ तो बच्चों अब चलते हैं 8वां पॉइंट पर। ये जो फोटोन हैं आवेश रहित, आवेश रहित अर्थात उदासीन। आवेश रहित का मतलब उदासीन हो गए बच्चों, यानी न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं होता इन पर। आवेश रहित कह लें या उदासीन कह लें, एक ही बात है बच्चों, या न्यूट्रल कह लें, होते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? ये न तो वैद्युत क्षेत्र और न चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित होंगे। अगर इनको वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा जाए तो ये सीधे निकल जाएंगे, उनमें कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होगा। अगले पॉइंट पर चलते हैं बच्चों कि जब ये पार्टिकल से टकराते हैं बच्चों, या उप परमाणु, जैसे परमाणु के अंदर जैसे पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ऐसे आपने सुने हैं। तो जब संघट्य होता है तो इनका अवशोषण भी हो सकता है, जैसे इलेक्ट्रॉन इनका अवशोषण कर सकता है फोटॉन्स का, और ये उत्पन्न भी हो सकते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि संख्या, इन फोटोनों की संख्या संरक्षित रहे, उनका कंजर्वेशन हो, ये जरूरी नहीं है बच्चों। ठीक है ना। तो संक्षेप में लिखते हैं, फोटोन अवशोषित भी हो सकते हैं या ऐसे लिखें, फोटोन अवशोषित हो सकते हैं और उत्पन्न भी हो सकते हैं। जैसे आगे आप पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी में युग्म उत्पादन की घटना, वहाँ फोटोन उत्पन्न होते हैं बच्चों। तो जो फोटोन है अवशोषित, एब्जॉर्ब भी किया जा सकते हैं और उत्पन्न भी हो सकते हैं, हो सकते हैं। है मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर। इस पॉइंट पर बच्चों, ये अब मैं आगे जो 2 पॉइंट बताने जा रहा हूँ उन पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्हीं का यहाँ पर एक विशेष योगदान है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं फोटॉन्स की आवृत्ति और तीव्रता में, कि जो विकिरण की आवृत्ति है और जो तीव्रता है उसका यहाँ क्या प्रभाव पड़ता है, यहाँ एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न पैदा होता है। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं आवृत्ति की, कि अगर हमें फोटोन की ऊर्जा बढ़ानी है, जैसे कोई भी विकिरण है, उस विकिरण का कोई फोटोन है बच्चों, जैसे ये फोटोन है, इनकी एनर्जी h न्यू है, फोटोन है ये, ठीक है ना।
तो इनकी एक फाइनाइट एनर्जी होती है, निश्चित ऊर्जा होती है। अगर उसको बढ़ाना है तो हमें क्या करना होगा, यानी हमें ऊर्जा को बढ़ाना है। संक्षेप में समझ लें, ऊर्जा को क्या करना है, बढ़ाना है। इसलिए मैंने ऊपर को चिन्ह बना लिया। तो हमें क्या करना होगा बच्चों, ऊर्जा को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा, देखें E बराबर क्या है, एच न्यू। अभी पढ़ाया था कि जो पैकेट है एनर्जी का, जो बंडल है या जो फोटोन है, उसकी ऊर्जा एच न्यू है या एच सी अपॉन लैम्बडा है, जहाँ लैम्बडा तरंगदैर्ध्य है और ये आवृत्ति है, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। तो न्यू बढ़ाना होगा या लैम्बडा घटानी होगी या रंग बदलना होगा, ठीक है ना। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर ऊर्जा बढ़ानी है, चलिए हम ऐसे लिखते हैं कि ऊर्जा बढ़ानी है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, किसकी ऊर्जा बढ़ानी है बच्चों, फोटोन की, ठीक है ना। फोटोन की ऊर्जा बढ़ानी है तो हमें क्या करना होगा, या तो हम उस विकिरण की आवृत्ति को बढ़ा दें या उसकी तरंगदैर्ध्य को कम कर दें, यानी रंग बदल जाए। तो अलग अलग रंगों के प्रकाश या विकिरण की, फोटॉन्स की ऊर्जा अलग अलग होती है। तो अब जैसे हम यहाँ समझते हैं, जैसे हम बात करते हैं, हमारे पास लाल रंग का प्रकाश है और वायलेट कलर का प्रकाश है, बैंगनी। तो देखें, लाल कलर की जो आवृत्ति होती है वो सबसे कम होती है, न्यू कैसा होता है, सबसे कम, और तरंगदैर्ध्य होती है सबसे ज़्यादा। किस में बच्चों, दृश्य प्रकाश में। ये किसकी बात कर रहे हैं, दृश्य प्रकाश में ऐसा होता है, दृश्य प्रकाश में, विजुअल लाइट। भाई इसके इधर इंफ्रारेड रेज भी हैं, अवरक्त किरणें भी हैं, पराबैंगनी विकिरण भी है, एक्स किरणें भी हैं, सूक्ष्म तरंगें भी हैं, रेडियो तरंगें भी हैं, गामा किरणें भी हैं, बहुत सारी किरणें हैं, एक्स किरणें भी हैं। तो सबकी फ्रीक्वेंसी अलग होती है। तो सभी तरंगों के फोटॉन्स की ऊर्जा अलग अलग होती है, लेकिन एक ही प्रकाश के, एक ही रंग के प्रकाश के जितने भी फोटोन होंगे वो सभी निश्चित ऊर्जा के होंगे, समान ऊर्जा के होंगे। तो लाल कलर का जो फोटोन हुआ उसकी एनर्जी बच्चों कैसी हुई, अगर यहाँ बात करें तो देखिए, न्यू सबसे कम हो गया, न्यू हो गया मिनिमम, और तरंगदैर्ध्य मैक्सिमम, अधिकतम। यानी न्यू सबसे कम है तो ऊर्जा कम आएगी, तो यू कैसी होगी, मिनिमम, यानी सबसे कम होगी इन फोटॉन्स की। जो लाल रंग का प्रकाश होगा उनके फोटॉन्स की जो ऊर्जा है, इस फोटोन की ऊर्जा वो बहुत कम होगी सबसे, मतलब इन विबग्योर में। विबग्योर अगर देखें, आपने दृश्य प्रकाश पढ़ा है, तो उसमें सबसे कम रेड कलर की और सबसे ज़्यादा वायलेट की होगी, क्योंकि न्यू बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए आवृत्ति मैक्सिमम होती है बच्चों, सबसे ज़्यादा होती है, और तरंगदैर्ध्य मिनिमम होती है। यानी तरंगदैर्ध्य जितनी कम होगी ऊर्जा ज़्यादा होगी, न्यू जितना ज़्यादा होगा ऊर्जा ज़्यादा होगी। तो इसके फोटॉन्स की ऊर्जा जो होगी वो कैसी होगी, मैक्सिमम होगी बच्चों, अधिकतम होगी दृश्य प्रकाश में। तो अलग अलग रंगों के प्रकाश की ऊर्जा अलग अलग, वो फोटॉन्स की ऊर्जा अलग अलग होगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम चाहते हैं कि ज़्यादा ऊर्जा का हमें फोटोन चाहिए तो हमें उतनी ही ज़्यादा आवृत्ति के विकिरण को लेना पड़ेगा। अगर ऊर्जा घटानी है तो हमें कम आवृत्ति के विकिरण को लेना पड़ेगा, ठीक है ना। बात क्लियर हो गई। यानी कहने का अर्थ क्या हुआ कि आवृत्ति के बढ़ने पर, सारांश क्या निकला, आवृत्ति के बढ़ने पर, या ये कह लें तरंगदैर्ध्य के घटने पर, फोटोन की ऊर्जा या फोटॉन्स की ऊर्जा बढ़ती है। ऊर्जा बढ़ती है, 22 वर्षा। इसका क्या मतलब है, इसका उल्टा भी लिख लेंगे आप। यहाँ हम क्या लिखेंगे कि आवृत्ति के घटने पर, उल्टा लिखेंगे अब आगे,
इसी बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि आवृत्ति के घटने पर या तरंगदैर्घ्य के बढ़ने पर फोटॉन्स की ऊर्जा घटती है। यानी आवृत्ति तरंगदैर्घ्य रंग को बदलकर, प्रकाश के कलर को बदलकर, प्रकाश को बदलकर, रंग को भी छोड़ो, वायलेट की जगह रेड लेकर, या दृश्य प्रकाश भी छोड़ो, पराबैंगनी विकिरण लेकर, या एक्स विकिरण लेकर, या अवरक्त विकिरण लेकर, या एक्स किरणें लेकर फोटॉन्स की ऊर्जा चेंज की जा सकती है। तो फोटॉन्स की ऊर्जा आवृत्ति बदलने पर, तरंगदैर्घ्य बदलने पर बदलती है। ये पॉइंट बहुत ध्यान रखने का है, क्योंकि जो अगला पॉइंट है बच्चों, पॉइंट नंबर 11, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये दोनों पॉइंट्स पर मैं स्टार लगा देता हूँ, यानी इनकी हमें बहुत ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें कन्फ्यूज़न कहाँ पैदा होता है कि आवृत्ति और तीव्रता में। अब हम ये देखेंगे कि तीव्रता को बदल दें, अगर प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दें या घटा दें तो क्या होगा। तो अभी मैं लिखता हूँ, फिर एक्सप्लेन करूँगा। विकिरण या प्रकाश, क्योंकि यहाँ हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ रहे हैं तो प्रकाश की भी बात कर सकते हैं, विकिरण कह लो या प्रकाश लिख लो, कंफ्यूज मत होना। कि तीव्रता बढ़ाने पर फोटोनों की, या मैं लिख देता हूँ फोटॉन्स की, जल्दी लिख जाता है बच्चों, फोटॉन्स की, देखिए ये पॉइंट अलग है, 11th पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट अलग था, 10th पॉइंट। फोटॉन्स की संख्या बढ़ती है। कौन, संक्षेप में लिख रहा हूँ, अभी डिटेल में बताऊंगा। 1 सेकंड में किसी क्षेत्रफल से जितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, 1 सेकंड में उतने ही क्षेत्रफल से, सॉरी इलेक्ट्रॉन कह गया, 1 सेकंड में जितने फोटॉन्स किसी क्षेत्रफल से गुजर रहे हैं, तीव्रता बढ़ाने पर उनकी संख्या बढ़ जाएगी। तो विकिरण की तीव्रता बढ़ाने पर फोटॉन्स की संख्या बढ़ती है और घटाने पर घटती है। इस पॉइंट को अभी एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये वाला भी और ये वाला भी। तो ये तो एक्सप्लेन हो गया। हाँ, लेकिन तीव्रता बढ़ाने पर जो फोटॉन्स हैं, जैसे कोई विकिरण आ रहा था, उसकी हमने तीव्रता बढ़ा दी बच्चों। अभी ये भी समझाएंगे कि तीव्रता क्या है। तीव्रता बढ़ा दी तो फोटॉन्स की संख्या बढ़ गई, ये नहीं कि फोटॉन की ऊर्जा बढ़ गई, परंतु फोटॉन्स की ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अपरिवर्तित, नो चेंज, यानी नो चेंज, अपरिवर्तित रहती है। इस बात को अभी समझाएंगे, डिटेल समझनी है इसको। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है और ये लास्ट पॉइंट है बच्चों इसका, फोटॉन्स की प्रॉपर्टीज़ का। तो इसका जल्दी से एक स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ तो बच्चों, अभी आपने जो 11th पॉइंट पढ़ा कि प्रकाश की या विकिरण की तीव्रता बढ़ाने पर फोटोनों की संख्या बढ़ जाती है, इस बात को बच्चों वैसे हम आज पढ़ाना चाह रहे थे, इसको डिटेल में समझाना चाह रहे थे कि ऐसा क्यों होता है, हम कैसे मान लें सर आपकी इस बात को। तो बच्चों, चूँकि आज का जो लेक्चर है वो बहुत लेंदी होता जा रहा है, तो इसको फुर्सत में अगले लेक्चर में समझाएंगे, क्योंकि हमें पहले ये समझाना पड़ेगा कि तीव्रता क्या होती है, फिर ये समझाना पड़ेगा कि उसका फोटोनों की संख्या से क्या रिलेशन है, तभी बात क्लियर होगी बच्चों। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं और कल हम ये बताएंगे कि विकिरण, तो कल जो हमारा लेक्चर रहेगा वो इसी बात पर रहेगा कि विकिरण की तीव्रता का फोटोनों की संख्या से क्या संबंध है, की संख्या से संबंध। ये बच्चों बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि प्रकाश वैद्युत प्रभाव में इस पॉइंट के बिना आपको बड़ा दिक्कत महसूस होगी। तो इसको, इस टॉपिक को हम फुर्सत से पढ़ेंगे
केवल इसी बात की चर्चा करेंगे कि इंटेंसिटी क्या है, तीव्रता क्या है, फोटोन की संख्या कैसे बढ़ जाती है घटाने पर, प्रकाश की या विकिरण की तीव्रता घटाने पर कैसे घट जाती है, विकिरण की तीव्रता बढ़ाने पर कैसे बढ़ जाती है। ठीक है बच्चों, तो आज केवल इतना ही काम कर लेना। आज आपने सीखा कि फोटोन क्या है और उनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं कल इस नए टॉपिक के साथ। ओके, तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।